हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th क्लास का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा आज का टॉपिक है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज यही आती है हमारे माइंड में कि व्हाट डू वी मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या चीज? केमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो केमिस्ट्री इज बेसिकली डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच जनरली डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, व्हिच डील्स with the study of atoms and molecules। ये हमारा मतलब केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री होती क्या चीज है। केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें बताती है, साइंस की वो ब्रांच। अब केमिस्ट्री का अगर आप नॉर्मल देखते हो तो 10th क्लास तक आपने सिर्फ 3 चीजें सुनी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। लेकिन केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भी फर्दर क्लासिफाई की जा सकती है। केमिस्ट्री के भी अपने पार्ट होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, दीज आर द सेक्शंस व्हिच आर डिवाइडेड, which are formed due to the presence of chemistry. Chemistry can further be classified into, first is physical chemistry, second is organic chemistry, third is inorganic chemistry, fourth is industrial chemistry, fifth is biochemistry, and last one is environmental chemistry। तो ये हमारे सेक्शन है। इन सेक्शंस में हमारी केमिस्ट्री कंप्लीटली डिवाइडेड है। इनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मल चीजें आपने पढ़ी सब है 10th क्लास तक, लेकिन अब जो है ये थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको तो ये तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री बता दिया। अब बेसिकली हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी जब हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, लेसन 1, वो आता है नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज हम लोग यही पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो जब आप नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करते हो तो द फर्स्ट थिंग्स दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट डू वी मीन बाय मैटर। मैटर क्या चीज है? मैटर से आप क्या समझते हैं? तो आपने 9th क्लास में बेसिक चीजों में पढ़ा होगा मैटर होता क्या है। मैटर इज बेसिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय समवन। ऐसी चीज जिसको आप फील कर सकते हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका अपना खुद का मास होता हो, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द मैटर। एनीथिंग अराउंड अस, anything around us which can occupy some space, have some mass and can be felt by someone। दिस इज मैटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना मास होता है, जिसको हम फील करते हैं, या फिर जो थोड़ा स्पेस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। फर्दर मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस फॉर्म, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, and classification of matter on macroscopic level। इन दो बेसिस पे आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो। तो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑन फिजिकल बेसिस द मैटर can be classified in कितनी स्टेट्स हमें पता है मैटर के? आप लोगों ने छोटी क्लासेस तक पढ़ा होगा
तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आप जनरली पढ़ते हैं आप लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इन 11th क्लास आप इसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर on their physical changes, on their physical properties, and what are these properties? इनको आप क्या बोलोगे? ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं क्या क्या? पहला आता है आपके पास सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है आपके पास लिक्विड स्टेट, तीसरा आता है आपके पास गैसियस स्टेट, चौथा आता है आपके पास प्लाज्मा। दिस इज समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू स्टडी, ये कुछ नया चीज है जो आप इस बार पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज जो आप अब पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड, ऑफ मैटर, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट है क्या चीज? सॉलिड स्टेट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। पहला पॉइंट, हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट तो आप यही समझेंगे कि दे हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। द सेकंड पॉइंट इज दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड होता है, पार्टिकल्स कभी भी इधर उधर मूव नहीं होते until some external force or pressure can applied on them, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर। तीसरी प्रॉपर्टी दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सच हाई दैट दे डू नॉट लीव एनी काइंड ऑफ वैकेंट स्पेस इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जैसे सॉलिड, लिक्विड, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में जो मतलब बॉन्ड फॉर्म करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सो हाई दैट दे डू नॉट लीव एनी काइंड ऑफ वैकेंट स्पेस इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये है हमारा सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, rigid in structure, their intermolecular forces of attraction are so high that do not leave any kind of vacant space, means खाली जगह। इस vacant space को आप क्या बोलते हैं? vacant spaces को voids या होल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जब सॉलिड्स की क्लोज पैकिंग होती है उसके दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं। ये हम एक्सटर्नल, मतलब ये हम थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ेंगे जब 12th क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड तब। तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा द लिक्विड स्टेट। जब आप लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो लिक्विड स्टेट में पहली चीज आती है दे डू हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनिट स्ट्रक्चर एज दे अटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब इनका डेफिनिट वॉल्यूम तो होगा, लेकिन आप डेफिनिट वॉल्यूम के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इनकी शेप जो होती है वो डेफिनिट नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में रखोगे, अगर आधा लीटर दूध है तो आप उसको अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप में होगा, अगर आप उसको किसी दूसरे बर्तन में रखोगे तो उसकी शेप में होगा। मींस जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर की शेप में ये आपका प्रोड्यूस होगा। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ग्लास में ग्लास के शेप में होगा, बोतल में बोतल की शेप में होगी। दैट मींस कि दे डू हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनिट shape, first point, and their intermolecular forces of attractions are not as strong as solid, ठीक है। इनके intermolecular forces of attraction strong तो होते हैं but not as much as solids। तो ये आपका पॉइंट है, they do not have definite volume and definite shape, they do have definite volume but does not have definite shape, they attain the shape of the container in which they are placed, and their intermolecular forces of attraction are not as much stronger as solid। ये है आपका सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। तीसरा स्टेट आता हमारे पास द गैसियस स्टेट।
जब आप गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे तो गैसेस स्टेट क्या है? गैसेस स्टेट दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर very weak such that their molecules always move in to, fro, up, down in any direction. Therefore they always leave some vacant spaces which we known as hole or void in their intermolecular structure. Means इनका ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स हमेशा ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि इसके पार्टिकल्स क्योंकि इधर उधर भागते रहते हैं, इसी वजह से हमेशा इनके बीच में वैकेंट स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है, जिसको हम वॉइड्स या होल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे they neither have definite shape nor the definite volume. Intermolecular force of attraction बहुत वीक होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसी वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टू फ्रो अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमेशा इनके इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर में हमेशा वैकेंट स्पेस फॉर्म होते हैं। दिस इज आवर थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि है प्लाज्मा। देखो जब हमारा यूनिवर्स की एक्सट्रैक्शन हुई थी तो यूनिवर्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ आवर यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, बट धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला गया एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर वहां पे प्रोड्यूस हो गई। तो जब हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा होता क्या है? आपने थंडरिंग ऑफ लाइट देखी होगी, थंडरिंग ऑफ लाइट इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? कोई भी चीज जो सुपर एनर्जेटिक हो, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स एंड वेरी हॉट पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। उसको हम प्लाज्मा की स्टेट बोलते हैं, जो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स कंटेन करेगा, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे और बहुत गन पार्टिकल्स होते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म का मतलब चार्ज फॉर्म, जैसे बैटरी चार्ज रहती है वैसे इसके पार्टिकल्स हमेशा चार्ज अप रहते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी फ्लोरोसेंट ट्यूब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है ये समझना जरूरी है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में जब आप समझोगे, जब भी कोई ट्यूब में जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी है, सपोज करो ये आपका एक ट्यूब है, अगर इसके अंदर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी है, ये हो गया जिंक सल्फाइड कोटिंग है, या फिर आप कोई मेटालिक प्लेट लेते हैं उसमें यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी होती है, जिंक सल्फाइड कोटिंग, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे रे या लाइट पड़ती है उस पॉइंट पे स्पार्क होता है, चमकती है, शाइनिंग होती है, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोसेंट कोटिंग। तो अगर ये आपका फ्लोरोसेंट कोटिंग है, फ्लोरोसेंट कोटिंग, और यू कैन से फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब है। तो इसमें होता क्या है फ्लोरोसेंट ट्यूब में कि जब भी कोई लाइट या कोई भी रेडिएशन जब उस पर स्ट्राइक करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेंगे वहां ग्लो होगा। तो जैसे कि रुबिडियम है, सॉरी हीलियम है, हीलियम को अगर आप किसी भी ट्यूब में डाल दो और उसमें फ्लोरोसेंट कोटिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उस पॉइंट पे वो ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया प्लाज्मा का। और बेसिकली प्लाज्मा है क्या चीज? प्लाज्मा इज नथिंग बट the particles which consist of super energetic and super ionized particle in their very hot form, ठीक है, समझ में आई बात? they always consist of particle in their ionized form, charge up form में रहेंगे, ठीक है। ये है आपका प्लाज्मा। अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है, जैसे जेली होती है ना, सी फिश, जेली फिश आप लोगों ने देखी होगी, जो जेली फिश होती है वो है आपकी प्लाज्मा की फॉर्म। दिस इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ये आपकी प्लाज्मा की फॉर्म है। दिस इज प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, लाइक जेलीफिश प्रेजेंट इन अ सी, ठीक है। तो ये है आपका प्लाज्मा। अब इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। It consists of super excited and super energetic particles. They are always present in their ionized form. Their particles are present in their ionized form. Helium present in the fluorescent tube ionizes when electricity passes through it. किसी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो चार्ज अप हो जाते हैं। थंडरिंग ऑफ लाइट मैंने आपको बताया ही, और स्पार्कलिंग ऑफ एनी लाइट, ठीक है। आप मैच बॉक्स को स्पार्क करते हो तो जो निकलता है ना स्पार्क, दैट स्पार्क इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। दिस इज आवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर।
तो अब हमारा लास्ट स्टेट्स ऑफ मैटर आता है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मींस क्या है? शॉर्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कंडेंस फॉर्म मींस हो गया छोटी फॉर्म हो गया। अब इसमें होता क्या कि कोई भी गैस, बेसिकली पहली चीज तो ये समझने की दे कंसिस्ट ऑफ सुपर कूल्ड एंड सुपर नॉन एनर्जेटिक एंड नॉन एक्साइटेड पार्टिकल्स। बिल्कुल मतलब ठंडे पड़े हुए पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी को आप अगर फ्रीज करना चालू करो, पहले आइस की छोटी फॉर्म एक लेयर बनेगी, फिर उसके बाद बड़ी लेयर बनेगी, फिर वो आइस बन जाएगा, भयंकर रूप ले लेगा। तो उसी तरीके से इसमें होता है, जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस हो गया रुबिडियम, किसी भी गैस को आप इस फॉर्म तक ला सकते हो, लेकिन जनरली दैट गैस मस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरी लोअर डेंसिटी। उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। किसी भी गैस को जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो हो, व्हेन इट इज सुपर कूल्ड एट वेरी लो प्रेशर, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई गैस है, गैसेस सच एज रुबिडियम, नोबल गैसेस के लिए यूज होगा। जब आप इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, पहले ये फॉर्म बन जाएगी और एक्सट्रीमली टाइम पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपका क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया ये हमारा। ये हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। कोई भी नोबल गैसेस, कोई भी नहीं ऐसी जिसकी की बहुत ही लो डेंसिटी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया रुबिडियम, रुबिडियम की डेंसिटी बहुत ही लेस होती है। अगर आप उसको लो प्रेशर पे, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे ठंडा करो, सुपर कूल करो, तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर नॉन एनर्जेटिक एंड अनएक्साइटेड एंड सुपर कूल्ड पार्टिकल्स। Any gas with extremely low density can be supercooled at very low pressure to brought up to this state, and gas like rubidium can be brought up to this state. ये हमारी पांचों states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस इज आवर first lesson, nature of matter. Now in the next lesson, next class, next video, I am going to tell you about the classification of matter on the basis of their macroscopic measurable values. ठीक है, macroscopic variable जो होते हैं उसको आप किस तरीके से, और you can say chemical property के basis पे मैं उसको डिस्टिंग्विश करूंगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।